चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में तो प्रारंभिक विद्युत होता है, यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। विद्युत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थैतिक विद्युत और गतिक विद्युत। स्थैतिक विद्युत होती है वह विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता है, स्थैतिक विद्युत कहलाती है। अर्थात स्थिर जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिशन नहीं की जा सकती उसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं। दूसरी आती है गतिक विद्युत। गतिक विद्युत होती है वह विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, गतिज विद्युत कहलाती है। इसे निम्न प्रभाव से उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे इसके मुख्य प्रभाव होते हैं चुंबकीय प्रभाव, अर्थात जनरेटर से चुंबकीय प्रभाव गतिज ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। जनरेटर में जैसे गति से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए विद्युत उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है रासायनिक प्रभाव। सेल और बैटरी में रासायनिक प्रभाव के द्वारा भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है प्रकाशीय प्रभाव। प्रकाशीय प्रभाव अर्थात सोलर प्रोजेक्ट, सोलर के द्वारा भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तापीय प्रभाव अर्थात थर्मोकपल मीटर द्वारा भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आता है विद्युत धारा। चलिए विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है एम्पेयर या कूलाम प्रति सेकेंड। इसका प्रतीक होता है आई बराबर सिंपल जो फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय अर्थात Q/T। आई बराबर Q/T। तो एक एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। इसके बाद होता है विद्युत धारा की गति। विद्युत धारा की गति होती है प्रकाश की गति के बराबर। विद्युत धारा की गति कितनी थी प्रकाश की गति के बराबर, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जो कि धारा की गति होती है प्लस से माइनस की, और सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि प्लस से माइनस की और विद्युत धारा की गति होती है। विद्युत आवेश प्रवाह की तरह विद्युत आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत आवेश कहलाता है। इसका प्रतीक होता है Q। इकाई कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका क्या मात्रक होता है, इसका Q आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर I/T। आई होता है धारा और T होता है समय। 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। 1 कूलाम बराबर 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं एक अवोगाद्रो संख्या। चलिए कुछ सिंपल से प्रोग्रेस होता है। 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ और 1 किलो बराबर होता है 10⁻³ और माइक्रो बराबर 10⁻6 और मेगा बराबर 10⁻6। अब हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक चालक तार में 3 मिली एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना करने पर क्या प्राप्त होता है, इसको हम सोल्व करेंगे। इस फॉर्मूला आवेश का सूत्र होता है Q बराबर I/T। तो Q होता है 3 × 10⁻³ मिली, मतलब 10⁻³ और 3 दिया हुआ है अपन को, और एम्पियर मतलब 10 एम्पियर की धारा। तो 3 × 10⁻³ मिली बराबर 10⁻³ तो यहाँ पे एक सिंपल और 0 लग जाएगा। 10⁻3/200 कूलाम हो गया। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि असिस्टेंट लोको पायलट 2014 में पूछा हुआ है। तो एक चालक तार में 3 मिली एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो आवेश कितना होगा। तो इसको सेम उसी तरीके से सोल्व होगा। इसमें धारा दी हुई 3 × 10⁸ मिली एम्पियर और इसका समय होगा 5 मिनट। तो मिनट को हम क्या कर लेंगे सेकंड में बदल लेंगे। 5 × 60 तो 300 सेकंड हो गया। तो Q बराबर I/T। तो सेम Q का मान हो गया 3 और I का मान हो गया अपने पास 300। 3 × 100/1000 सिंपल कूलाम इसका आंसर है क्या। इसके बाद आता है ओम का नियम। ओम का नियम हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, चलो एक बार और डिस्कस करते हैं। ओम का नियम होता है धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती और वोल्टेज के समानुपाती होता है। V बराबर IR अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I और I प्रोपोर्शनल टू 1/R या I प्रोपोर्शनल टू I प्रोपोर्शनल टू R अर्थात I बराबर VRIR। वह परिपथ जिसमें लोड का मान स्थिर न हो RA के परिपथ कहलाता है। वह परिपथ जिसमें डायोड और ट्रांजिस्टर बड़े होते हैं तो एक तरफा प्रतिशत या एक दिशीय प्रतिशत कहलाता है। तो कहलाता है प्रतिरोध। धारा के मान में उत्पन्न होने वाली बाधा प्रतिरोध कहलाती है। एक चालक तार का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तापमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर। इसका प्रतिरोध का प्रतीक होता है R, इसकी इकाई होती है ओम। इसका सिंबल होता है। तो प्रतिरोध
चालक की लंबाई के समानुपाती होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन R। तो इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, रो ए की प्रतिरोधकता इसका मात्रक है, इस तो अंक है, तो रो R बराबर हो गया रो L बाई ए, इसको हम कहते हैं रो, R बराबर हो गया रो L अपॉन ए। इसके बाद आता है प्रतिरोधकों का वर्गीकरण अर्थात प्रतिरोध का वर्गीकरण। प्रतिरोध का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है, लो रेजिस्टेंस प्रतिरोध और मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस अर्थात निम्न मान प्रतिरोध, मध्यम मान प्रतिरोध और उच्चतम मान प्रतिरोध। तो निम्न मान प्रतिरोध कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 ओम से लेकर 1 ओम से कम या 1 ओम तक के प्रतिरोध का मान निम्न मान प्रतिरोध कहलाते हैं। और मध्यम मान होते हैं 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक के प्रतिरोध, और उच्चतम मान प्रतिरोध होते हैं 100 किलो ओम से अधिक के प्रतिरोध और उच्च मान प्रतिरोध कहलाते हैं। तो देख लेते हैं अपन इन प्रतिरोधों का उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे निम्न मान प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग में, संपर्क प्रतिरोध में, शंट प्रतिरोध में, और मध्यम मान प्रतिरोध का उपयोग घरेलू उपकरणों, लैंप, हीटर, मिक्सी आदि में इनका उपयोग किया जाता है। उच्चतम मान प्रतिरोध का उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध या कार्बन प्रतिरोध में किया जाता है। तो हम देखते हैं इन प्रतिरोधों का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछ लिया जाता है कि निम्नतम मान प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो अपना क्वेश्चन में आंसर देना होगा कि अपन को ऑप्शन होगा शंट ओम मीटर द्वारा निम्नतम मान का प्रतिरोध का मापन किया जाता है। इसके बाद मध्यम मान प्रतिरोध का मापन किया जाता है श्रेणी ओम मीटर द्वारा। इसके बाद आता है उच्चतम मान का प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जाता है, मेकर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, आगे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो इन प्रतिरोधों से रिलेटेड होता है। तो प्रतिरोध में और चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। एक चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 32 mm है और इसका प्रतिरोध 4 ओम है। तो इससे पदार्थ के दूसरे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 mm है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको पहले हम बेसिक से करते हैं, फिर इसके बाद में आपको ट्रिक द्वारा समझा देता है। तो हम पहले बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक हमने पढ़ता है कि प्रतिरोध R2 अपॉन R1 बराबर A1 अपॉन A2 होता है। ये हमें इस फॉर्मूला होता है, ये याद करना पड़ता है। तो इससे R2 का मान निकालेंगे तो हम A1 R1 अपॉन A2। तो यहाँ पर अपन को A मतलब क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है अपन को 32 mm स्क्वायर, वो जो कि ये है अपना एरिया। उसके बाद अपन को इसका प्रतिरोध भी दिया हुआ है अपन को 4 ओम। तो ये हो गया प्रतिरोध। तो और A2 मतलब A2 का मान भी हमें दिया हुआ, ये जो है A2, तो ये होगा अपने पास 4 ओम। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास आ गया 32 ओम। अब इसको डायरेक्टली ट्रिक से अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे कि A1 दो एरिया दिया हुआ है अपन को, A1 और A2 का मान दिया हुआ है। तो अपन को दिया हुआ है, बोल रहा है कि वो कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 32 मतलब A1 32 mm स्क्वायर था, दूसरा दिया है, दूसरे पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 mm स्क्वायर है। मतलब इसका प्रतिरोध A1 भी दिया है अपन को और A2 भी, R1 दिया है और R2 ज्ञात करना पड़ता है। हम जानते हैं कि R मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अर्थात इसमें क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्रफल घट गया तो अब इसका क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसमें अपन डायरेक्टली देख सकते हैं कि सिंपल से 32 से 4 हुआ, अर्थात 4 का 8 गुना 32 मतलब ये हो गया 8 गुना हो गया। तो अब इसमें भी इस प्रकार ये क्या हुआ, घटा 8 गुना घटा, और तो ये 8 गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 32 ओम। इसी प्रकार दूसरा सवाल भी इसी प्रकार सोल्व कर लेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इस चालक तार की मोटाई 0.6 mm और प्रतिरोध 120 mm है। तो इस चालक तार की मोटाई भी तो सेम इसी प्रकार जैसे 1.6 से 1.2 हो गया तो 120 से 1/4 कम हो, 2 गुना बढ़ी तो ये 1/4 कम हो जाएगी। तो सेम अर्थात व्यास दुगना होता है। तो इस प्रकार दुगनी घटनी थी पर एक कमी कितनी आएगी, दुगना व्यास क्या है 1/2 होता है, दुगने का दुगना तो 1/2 इंटू 1/2 अर्थात 1/4 हो गया। तो इस प्रकार ये हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन होता है, एक चालक तार प्रतिरोध 4 ओम है, यदि इसकी लंबाई दुगनी और अनुप्रस्थ काट से आधा कर दिया तो प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध भी इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार R1 दिया हुआ है, A1/2 ये L होता है। तो L1 बराबर 2 गुना 4 ये हो गया
8 × 2 16 इसका मान आ गया। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं ताप गुणांक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ताप गुणांक। ताप गुणांक कहता है जब किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है तो उसके प्रतिरोध में भी परिवर्तन होता है, इसे ताप गुणांक कहते हैं। अर्थात अल्फा टी प्रोपोर्शनल टू आर टी। ताप गुणांक का प्रतीक अल्फा होता है और इसका प्रतिरोध तो होता ही आर। ताप गुणांक निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्रारंभिक प्रतिरोध आर नोड, तापमान टी, ये तापमान है टी, और पदार्थ की प्रकृति पर अर्थात प्रतीक होता है इसका, ये प्रतीक होता है इसका एक डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब हम सब जानते हैं। प्रतिरोध में वृद्धि होने पर इसे याद करते हैं आर टी माइनस आर जीरो। आर टी मतलब दूसरा प्रतिरोध, आर टी माइनस आर जीरो। आर टी माइनस आर जीरो इज प्रोपोर्शनल टू आर नोड और आर टी माइनस आर जीरो समानुपाती टी। समीकरण 3-4 से हम ताप गुणांक की उत्पत्ति कर सकते हैं, जैसे कि ये अल्फा बराबर आर टी माइनस आर जीरो आर नोड आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी। आर टू बराबर आर वन 1 प्लस अल्फा टी टू माइनस 1 प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन। तो आर टू बराबर तो मान दिए हुए हैं। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। बातें हमारे पास ताप गुणांक के प्रकार। ताप गुणांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक ताप गुणांक और ऋणात्मक ताप गुणांक। अर्थात पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अर्थात पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो यह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या धनात्मक ताप गुणांक कहलाता है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, जैसे कि ये इधर तो समय और ये तो प्रतिरोधी दोनों समानुपाती बढ़ देंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो इसमें धनात्मक ताप गुणांक या शुद्ध धातु और चालक धातुओं में पाया जाता है, जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम में धनात्मक ताप गुणांक पाया जाता है। और इसके बाद आता है ऋणात्मक ताप गुणांक या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन एनटीसी लिख देते हैं। जब किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि होती है तो उसके प्रतिरोध में भी कमी होती है, तो इसे ऋणात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। यह अशुद्ध धातु इलेक्ट्रोलाइट अर्धचालकों में पाया जाता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, तनु, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसका भी ग्राफ देख सकते हैं अपन कि जैसे तापमान और प्रतिरोध के मध्य ग्राफ दिया जाए तो इसका घटता हुआ प्रकाश होता है। और बताया मिश्रित नोट से हम समझेंगे कि मिश्रित धातुओं के तापमान में परिवर्तन करने पर उनका प्रतिरोध अर्थात जो मिश्रित धातु हैं उनके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका तापमान स्थिर रहता है या अपरिवर्तित रहता है, जैसे मैग्नीन, यूरेका और नाइक्रोम। अब आता है चालकता। चालकता अर्थात कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसे कहते हैं? किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है उसे चालकता कहते हैं। चालकता प्रतिरोध के विपरीत होती है, जैसे प्रतिरोध के विपरीत होती है, पर इसका प्रतीक जी या इसका मात्रक क्या होता है? साइमन। इसका साइमन अर्थात महू या ओम का उल्टा महू 1/r। जिस प्रतिरोध के विपरीत होने के कारण इसका प्रतिरोध क्या हो गया? 1/r। विशिष्ट चालकता क्या होती है? प्रतिरोधकता का विलोम विशिष्ट चालकता कहलाता है। अर्थात इसको सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं और प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई महू या मीटर महू इंटू मीटर इनवर्स होती है, जिसे 1/ρ या प्रतिरोधकता। इसको सर्वाधिक चालक धातु चांदी तथा सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? चांदी। अर्थात हम चालक धातु क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक चालक धातुएं कौन कौन सी होती है, हमें ऑप्शन में दे दिया जाता है, जैसे कि चांदी। इनमें से सबसे अधिक चालक धातुएं कौन सी है, या उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या घटते से बढ़ते हुए क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको हम याद रखने के लिए सिंपल सी ट्रिक होती है कि चाता, श्वेत, टज, पीनी, लोक, प्लेट, सीपाज। अर्थात चांदी सबसे ज़्यादा चालक होती है, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन, फिर जस्ता, फिर पीतल, फिर निकल, फिर लोहा, प्लेट अर्थात प्लेटिनम और टिन। सीपा अर्थात सीसा और पारा या मरकरी या Hg। ये होती है सर्वाधिक चालक धातु। इनको हम ये होता है इनका घटते से बढ़ता हुआ। अब क्वेश्चन कैसे आता है? निम्न में से सर्वाधिक चालकता होती है जस्ता, टंगस्टन, प्लेटिनम, टिन।
अगर वैसे तो सर्वाधिक चालकता होती है जस्ता की, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जस्ता जो होता है, और अगर यहाँ पे चांदी होता है तो सर्वाधिक से चालकता किसकी होती है, चांदी की। और इसके बाद इसमें पूछ लिया जाता है यही ऑप्शन, और पूछ लिया जाता है न्यूनतम चालकता किसकी होती है, तो टिन की, या न्यूनतम चालकता टिन की होती है। इसके बाद आता है कि प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज संयोजन, और पैरेलल संयोजन, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो श्रेणी संयोजन क्या होता है, वह संयोजन जिसमें धारा का विभाजन नहीं होता उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में प्रतिरोधों की संख्या बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है। इस संयोजन की चालकता सबसे कम चालकता से भी कम होती है, अर्थात सीरीज में प्रतिरोधों को जोड़ने पर उसका मान बढ़ता है। धारा समीकरण क्या होती है इसकी, I t बराबर I1 प्लस I1 I2। इसमें प्रतिरोधों का मान बढ़ता है, अर्थात R बराबर R1 प्लस R2 R3 R4 या Rn। यह अर्थात हम इसको ओम के नियम से हमने समीकरण निकाल ली, V2 बराबर V1 प्लस V2 V बराबर IR से, और इसको I t RT वोल्टेज को हम बराबर कर देंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3। सेम इसी प्रकार इसमें V का मान रख देंगे अपन, और बोलता समीकरण हम जानते हैं VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। इसको इस प्रकार से इसमें हम ये R का फॉर्मूला ज्ञात कर दिया। यदि श्रेणी क्रम में हमसे कुल प्रतिरोधों का मान पूछे और हमें सभी प्रतिरोधों के मान बराबर हो और उनकी संख्या ज्ञात दी हो, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है R बराबर N इंटू R। अर्थात जैसे कि 10 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो यहाँ पे N के बराबर क्या होता है, संख्या होती है 10 और एक का मान हो गया 10, तो 10 इंटू 10 बराबर 100 ओम इसका कुल प्रतिरोध होता है। इसके बाद कंडक्टेंस या चालकता। चालकता हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि G बराबर 1/R होता है, तो G बराबर 1/R बराबर क्या होगा 1/G। तो इससे सेम ही इसी 1/GT, मतलब कुल चालकता निकालनी हो प्रतिरोधों के क्रम में, तो वही 1/R1G1 1G2 प्लस 1G3 1Gn। शक्ति खर्च क्या होता है, अर्थात विद्युत खर्च के बारे में हम इस फॉर्मूला में पढ़ेंगे। P बराबर V इंटू आई। पी क्या होता है, यहाँ पे पावर वोल्टेज, V वोल्टेज और I धारा होता है। P बराबर क्या होता है I² R, और P बराबर V² अपॉन R। जो PT बराबर था P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस PPN। तो अब हम यहाँ पूछते हैं कि इसमें श्रेणी संयोजन का यूज कहाँ किया जाता है, तो सीरीज या सजावटी लाइटों में इसका उपयोग किया जाता है, फेज तार में, स्विच फेज तार में, अमीटर में, थर्मोस्टर और लोड कोयल में, इनमें शक्ति खर्च होता है। इसके बाद आता है ये कुछ सवाल है श्रेणी क्रम से जुड़े थे, जैसे कि हमें 2, 3 और 7 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो इनका उपमान क्या होगा। ये इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम संयोजन, जैसे कि 2 ओम 3 ओम 7 ओम के कुल प्रतिरोध हो गया, इनका मान हो गया अपने कुल प्रतिरोध तो 12 हो गया। और इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें धारा ज्ञात कीजिए, 3 प्रतिरोध दे दिए और उनमें वोल्टेज दे दिया, और तो V बराबर IR से हम फॉर्मूला निकालेंगे, तो अपने पास V बराबर I बराबर V अपॉन R 22/12 बराबर 2 एम्पियर। तो V बराबर IR हो गया, क्या वोल्टेज चाहिए, 2 इंटू 3 बराबर 6 वोल्ट, अर्थात प्रत्येक वोल्ट में 6 वोल्ट का धारा प्रवाहित हो रही है। अब आता है नेक्स्ट समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध होता है, इसका कुल योग परिपथ विद्युत धारा के तुल्य होता है। जैसे कि समांतर क्रम में जैसे कि इनपुट और आउटपुट एक होता है, मतलब इनपुट से सभी तार, सभी का इनपुट सेम होता है, सभी का आउटपुट एक होता है। जैसे कि कोई जिसमें सर्किट डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये एक सर्किट यहाँ से तार आ रही है, तो यहाँ पे ये ओम, जैसे कि 5 ओम 6 ओम 7 ओम के प्रतिरोध इसमें जुड़े हुए, तो श्रेणी में जुड़े हुए, तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे I धारा होगी, ये V वोल्टेज हो गया, और यहाँ पे ये प्रतिरोध होगी। तो इनका फॉर्मूला में सिंपल सा फॉर्मूला बनता है इनका 1/R
R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/1 RT, या R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 1/1/RN। ये फॉर्मूला होता है जिससे हम समांतर क्रम का प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती धारा के प्रतिरोध की विद्युत V प्रोपोर्शनली हम अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ अध्ययन करने की अब ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम सबको ये नॉर्मल चीज़ें तो सबको ज्ञात ही होती है कि जैसे वोल्टेज की परिभाषा, इसकी परिभाषा, इनको पढ़ने की हमें अभी तक अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए हमें मेन चीज़ें ज्ञात हैं। चलिए हम एक और चीज़ और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वैद्युतिक प्रतीक चिन्ह एवं प्रतीक चिन्ह पढ़ लेते हैं। जैसे पॉजिटिव धनात्मक का प्रतीक चिन्ह होता है प्लस, ऋणात्मक माइनस, DC का ये और AC का ये। सिंगल फेज 50 हर्ट्ज मोटर को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। 3 फेज को 50 हर्ट्ज को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, और 3 फेज लाइन को L1 L2 इस प्रकार से दर्शाया जाता है। न्यूट्रल लाइन इस प्रकार होती है। अर्थ का प्रतीक चिन्ह होता है, अर्थ का ये होता है क्रॉस वायर का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है। उसके बाद आता है सिंगल वे स्विच, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। 2 वे स्विच इस प्रकार से दर्शाया जाता है। 3 वे स्विच का प्रतीक चिन्ह इंटरमीडिएट स्विच इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और ये ICTP स्विच प्रकार यह चिन्ह इस प्रकार ये दर्शाता है हमें कि यहाँ पर ये दोनों जुड़े हुए नहीं, अर्थात एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब काट नहीं रही है, टच नहीं हो रही है, एक दूसरे से पृथक पृथक है। ICTP स्विच होता है, इसके फुल फॉर्म होते हैं आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। ICTP का ये सिंबल ऐसा होता है। DP का इस होता है ओवल सर्किट ब्रेकर का सिंबल इस प्रकार से दर्शाया जाता है। लिंक का ये होता है साधारण फ्यूज का कार्ड फ्यूज इस प्रकार से दर्शाया जाता है। सीलिंग रोज और 3 पिन का स्विच इस प्रकार से दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है लैंप रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, वेरिएबल, चौक का सिंबल इस प्रकार होता है। ट्रांसफार्मर ये होता है।